नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हमारे साथ हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। आइए जानते हैं कि अब तक अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली, विकास के कितने काम हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका मनोज तिवारी जी संसद टीवी पर। थैंक यू सो मच दीक्षा जी। कार्य का ब्यौरा जानेंगे। वैसे तो एक लंबा कार्यकाल हो गया है, हैट्रिक आपको मिली थी और जनता ने आपको खूब प्यार दिया था, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इस टेन्योर की बात करूं, क्या आपके फोकस एरियाज रहे इस एक साल में? कितना काम किया उन फोकस एरियाज पर? इस साल हमारा एक सबसे बड़ा जो कार्य है, हमारे क्षेत्र को एक एलिवेटेड रोड दिया हमने, जो अक्षरधाम से निकल के और गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, ब्रह्मपुरी, घोंडा, खजूरी, करावल नगर होते हुए वो बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा, हरिद्वार भी। उससे हमारे क्षेत्र के ट्रैफिक कंजेशन का जो सबसे बड़ा समस्या था वो दूर हो रहा है। इसी सितंबर में, हो सकता है सितंबर के सेकेंड वीक तक, उस सड़क को हम खोल देंगे प्रधानमंत्री जी के हाथों से। लेकिन मेरा तो जब भी बात होगी पिछले 11 साल की बात होगी। जब मैं 2014 में आया था तो हमारे यहाँ जमुना पार एक अभिशाप माना जाता था कि जमुना पार जाना है मतलब ओहो अरे भाई, मतलब हम वो शब्द बोलना नहीं चाहते हैं जो लोग जमुना पार के बारे में बोलते थे। हमने उसका एक प्लानिंग करना शुरू किया। हमने प्लानिंग किया, हमारा सबसे पहले इंडिया गेट से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को अब 2-2.5 घंटे का रास्ता नहीं, इसको 25-30 मिनट का रास्ता बनाना है, और आज मैं बना चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी, आज शिव विहार तक मेट्रो जाती है, और चौथे फेज का मेट्रो अब मौजपुर से निकल करके एयरपोर्ट कनेक्शन होगी। पूरा मौजपुर से निकल करके वजीराबाद, जगतपुर गांव, झड़ौदा, बुराड़ी, मजलिस पार्क से जोड़ देंगे, फिर एयरपोर्ट। तो अब हमारे क्षेत्र से भी लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट मेट्रो से जाएंगे। आप सोचिए, हजारों गाड़ियां, उसकी ज़रूरत हमने ख़त्म कर दी। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमने पहले टर्म में एक सेंट्रल स्कूल किया, दूसरे टर्म तक उसको दे दिया। अब दूसरे टर्म में ही हमने तीसरे सेंट्रल स्कूल की बात की, आज उसका टेंडर हो गया है, अब वो बहुत जल्दी है। इसी टर्म में दूसरा सेंट्रल स्कूल करके तीसरे पे लग जाऊंगा, जो बुराड़ी में है। हमारे क्षेत्र में पासपोर्ट के लिए लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, अब हमारे जमुना विहार में पासपोर्ट ऑफिस है। हमारे क्षेत्र से गुजरते हुए जो छोटे छोटे रास्ते थे, क्योंकि हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास नदी भी है, और हमारी नदी को हम लोगों ने बहुत साफ़ रखा है। आप सोनिया विहार, वजीराबाद बैराज के ऊपर जब जाएंगे तो आपको एक बार उसमें स्नान करने का भी मन करेगा। अभी वहाँ हम जेटी चलाने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़, रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ये सब कुछ हमने उस क्षेत्र में किया जिसको लोग कल तक एक हे दृष्टि से, लोअर दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब उस क्षेत्र में लोगों का रहने का घर अच्छा बन रहा है। आपके पार्लियामेंट में काम करने वाले 80% लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लगभग 3 बार से जनता आपका साथ दे रही है। तीसरी बार शुरुआत बिल्कुल, हुई है, तीसरी बार की शुरुआत हुई है, और आपने कहा कि कई फोकस एरियाज पर काम हो चुका है। निश्चित रूप से काम हो रहा है, इसलिए जनता साथ दे रही है। ऐसे में भविष्य की योजनाएं क्या हैं आगामी? अगर मैं आने वाले वर्षों में मैं जानना चाहूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली का रूप कैसा बदलेगा? और अब तो राज्य में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में रिवर फ्रंट बनाने की जो आपने कहा योजना है, कब तक हम देख पाएंगे ये बदला हुआ रूप? कितना समय और इंतज़ार करना पड़ेगा? या ये कहें कि अगले आने वाले वर्षों में उत्तर पूर्वी दिल्ली, अगर मैं फोकस करूं, कैसा रूप होगा दिल्ली का? मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली अगले 10 साल में, मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊं तो अगले 10 साल में दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनीज उसके पास होंगी।
जब हम ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के तरह इस मास्टर प्लान में बदलाव करके लोगों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीन हमारे पास है। आज भी जब हमारे क्षेत्र में आप बुराड़ी से आगे चलिए, मुखमेलपुर गांव के तरफ, हिरनकी गांव के तरफ, तो पाला बख्तावरपुर के तरफ, तो आपको सैकड़ों एकड़ लैंड है जिसका हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, जो दूसरे की सरकार, लोकल गवर्नमेंट होने के कारण हमें वो करने नहीं देते थे, अब वो हम करके देंगे। तो आप समझ लीजिए कि ग्रेटर नोएडा की जगह ग्रेटर दिल्ली भी आपको देखने की मिल सकती है। ग्रेटर गुरुग्राम की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है कि हम एक स्टेडियम लाना चाहते हैं, जो हम इसी 5 साल में शुरू कर देंगे। हमारी BCCI से बात भी हो गई है, और उसके साथ साथ मल्टी स्पोर्ट्स का स्टेडियम हम बना करके देंगे। हमारे पास ये सारी लैंड्स भी हैं, और इनके साथ साथ हमारा एक नवोदय विद्यालय लाने का, गर्ल्स का एक कॉलेज बनाने का, ये सब हमारे प्लान हैं, जिस पर मैं इस 5 साल में काम कर लूँगा, ये हमारा विश्वास है। सर, जनता आपको बार बार चुनकर यहाँ लाती है क्योंकि आप जनता की आवाज़ हैं। आगामी सत्रों में क्या उम्मीद की जाए? आप कौन कौन से मुद्दों को उठाने वाले हैं संसद में प्रखरता के साथ? देखिए, अभी हम उठाएंगे, उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे क्योंकि उठाया तब जाता है जब कोई रोड़ा हो। योजना, ये गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है, अब गतिमान शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी ने गतिमान शक्ति शुरू किया है, मतलब सारे डिपार्टमेंट काम करने के लिए एक साथ लग जाते हैं। फिर भी संसद में हमें सवाल पूछने का मौका मिला, तो हमने बात किया कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी हमारे दिल्ली के बेघर को कुछ योजना है, तो उसका एक बहुत सकारात्मक जवाब मिला। तो जब आप हमारे दिल्ली के बेघर लोग, जिनका बेघर का मतलब होता है देश में आपका कहीं घर नहीं है, तो उनको हम इस 5 साल के बाद शायद ही कोई मिलेगा जो बेघर हो। हम झुग्गी वालों को भी पक्का मकान देने के लिए और भी बेहतर स्तर पे काम करने जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि हम जब झुग्गी वासियों को घर देने के लिए, अभी भी लगभग 5000 से ज़्यादा घर दे चुके हैं, तो हम क्या करते थे कि सरकार ही बना के देती थी, तो सरकार पे लोड आता था। अभी हम लोग पब्लिक पार्टनरशिप PPP कर रहे हैं, जिसमें लैंड है, झुग्गी वाले को अपना मकान मिल जाए, जो लैंड खाली होती है उसका एक रेवेन्यू सरकार को भी मिले, और जो बना रहा है वो कुछ ऐसी बिल्डिंग बनाए जो अपना बेच सके। तो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा पैसा भी लग रहा है बनाने में, झुग्गी वासियों को घर देने में सरकार का पैसा लग रहा है, उनको घर तो मिल जा रहा है, लेकिन अब सरकार आत्मनिर्भर होकर काम करे, क्योंकि लैंड है उस पर। जैसे ही हम FAR बढ़ा के ले जाते हैं, अभी देखिए हम 32 मंजिल एक झुग्गी वासियों कालका जी में घर दिया है, तो जैसे ही हम लोगों को ऊपर तक ले जाते हैं, हमारे पास बहुत सारा जगह बचता है। उस जगह को हम कैसे सदुपयोग करें कि सरकार को भी रेवेन्यू मिले, और इस तरह से जितने झुग्गीवासी हैं इस दिल्ली में, आप कभी कभी सुनते होंगे लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि दिल्ली सरकार में BJP आई तो झुग्गी तोड़ रही है ना। हम झुग्गी को पक्का मकान देने जा रहे हैं, झुग्गी कोई तोड़ नहीं सकता, एक्सेप्ट जहां हाई कोर्ट आकर के अड़ गया हो कि रेलवे लाइन पे झुग्गी हो गई है, वो सब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जिसकी झुग्गी सरकारी ज़मीन पे है या कहीं है, उसको हम पक्का मकान दे करके इस 5 साल में दिल्ली के लोगों को खुशियाँ देंगे। ये सब हमारे कार्यक्रम हैं। अच्छा मनोज जी, आप वरिष्ठ सांसद हैं, आपने कई संसदीय प्रक्रियाएं देखी हैं, कई सत्र देखे हैं। जिस तरह से अगर इस मॉनसून सत्र की बात करूं, बार बार व्यवधान होता है, सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाता, आपका इस पर क्या रुख है? बेसिकली देखो, जो भी संसद TV पे अगर आपने बहुत सुंदर सवाल किया, ये सवाल देश की जनता जरा ध्यान से अपने बैठ करके सोचे कि संसद क्यों बाधित करती है विपक्ष। इशू कुछ नहीं,
अभी जैसे पीछे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करो, चर्चा दे दिया। चर्चा में जो जानकारी आई उसको सुनकर के विपक्षी भाग खड़ा हुआ। अब ये एसआईआर का मुद्दा लेकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एसआईआर किसने चलाया है? चुनाव आयोग ने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या होता है? हर चुनाव के पहले भाई लोग पैदा भी होते हैं, लोग संसार से जाते भी हैं, तो जो जाएंगे उनका वोट कटेगा। ये कह रहे मत काटो। कोई आदमी आज दिल्ली में है, कल वो बेंगलोर चला गया तो वहाँ रहने लगा, तो वहाँ वोट करेगा ना। तो कभी आदमी चला जाता है, यहाँ का वोट उसका रह जाता है, तो कोई दूसरा उस पर गलत वोट न डाल दे, इसलिए उसको डिलीट किया जाता है। ये कहते हैं मत करो। अच्छा, ये इतने मोदी जी के विरोध में इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि इनको समझ भी नहीं आया कि मांग क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। अभी 5 दिन पहले कहा कि एक घर में 80 वोट थे, तो वही तो 80 वोट अगर एक घर में नहीं हो सकते तो चुनाव आयोग काटेगा। तो उठा भी रहे हो और निदान भी नहीं करने दे रहे हो। उसके पीछे का कारण क्या है? बेसिकली आज कांग्रेस वगैरह ये मोदी जी की वर्किंग स्पीड को रोकना चाहते हैं। इनका उद्देश्य कोई एसआईआर और ये नहीं है। इनका उद्देश्य है बहाना चाहिए कि मोदी जी का काम रोको, संसद ना चल। अरे संसद के 543 सांसद हैं, उनकी पार्टी में भी वो अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं। कोई गडकरी जी से रोड मांगेगा, कोई खट्टर साहब से आवास मांगेगा, कोई प्रधानमंत्री जी से अपने अपने क्षेत्र में नई नई योजनाएं मांगेगा। वो मोदी जी दे रहे हैं तो नाम हो रहा है ना। मोदी जी ने 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का घर बना दिया, अभी भी 3 करोड़ का बनाना है, रोके हुए हैं। तो ये जो संसद में बाधा पहुंचाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार का स्पीड रोकने की कोशिश है। वरना राहुल गांधी जी जैसे लोग, इनको लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। मगर ये कैसे करेंगे? इनका जन्म ही हुआ इमरजेंसी के पालने में। तो जो इमरजेंसी लगाने वाले पालने में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, वो कभी भी लोकतंत्र की कीमत नहीं समझ सकता। मनोज जी, एक अंतिम प्रश्न। आपका बैकग्राउंड कला से जुड़ा है। हम कहते हैं हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक हमें भारत को पूर्ण रूप से विकसित करना है, लेकिन अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं को साथ लेकर आधुनिकता को अपनाना है। ऐसे में अगर मैं एक उस सांसद से जिसके अंदर एक कलाकार बसता है, उससे ये जानना चाहूँगी, क्या आप अपने संसदीय क्षेत्र में कला को प्राथमिकता देने के लिए कुछ कर रहे हैं? हम लगातार कलाकारों का सिलेक्शन करते हैं। हम पहले से रियलिटी शो करते रहते हैं, कर रहे हैं। अब अपने क्षेत्र के लोगों को मिलता है तो उधर भेज देते हैं। पहले पूरे देश के लोगों को चुनते थे, अब अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को चुनते हैं। तो ये काम मैं कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे देश में इसको लागू कर दिया। सांसद खेल प्रतियोगिता सबसे पहले हमने 2016 में शुरू कर दी और वो इतनी, मैंने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट भी दिया। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों को बोले कि सांसद खेल प्रतियोगिता करो। अभी हम लोग सांस्कृतिक प्रतियोगिता करा रहे हैं। लोग जगह जगह से आते हैं, अभी हमारे यहाँ होने वाला है। तो मैं आज संसद टीवी पे बात करूं कि अभी भी जो भी हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, आप हमारे किसी भी मंडल अध्यक्ष के कार्यालय में जाइए या फिर जिला कार्यालय हमारा नवीन शाहदरा ज़िले में ज्योति नगर कॉलोनी में है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौज ये जमुना विहार में हमारा कार्यालय है। आप अपनी जानकारी दे करके आ जाइए, क्योंकि हम अभी सेलेक्ट करने वाले हैं। तो संसद टीवी के मार्फत हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लेते हैं कि आप बीजेपी के कार्यालय में आइए, हमारा सांसद कैंप कार्यालय में आइए, बुराड़ी के कार्यालय में आइए और अपना नाम पता बच्चे का दे दीजिए। हम बहुत जल्दी सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए बुलाने जाएंगे, जिसमें हम स्टार भी बना देंगे और नहीं तो उसमें सांत्वना पुरस्कार बहुत है। हम बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं। अंतिम प्रश्न, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है और कुल नंबर 10 हैं। 10 में से आप अपने आप को कितनी रेटिंग देंगे?
हम अपने को 10 में से 8 नंबर देंगे। 2 नंबर इसलिए हम काटेंगे कि हम इसमें स्वीकार करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग के कारण हमारा बहुत सारा कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब चूंकि सरकार बन गई है तो अब हम वो 2% भी अगले साल जब हम आपसे बात करेंगे तो हम 10% देने के लिए खड़े रहेंगे, मगर हम ईमानदारी से बताएं कि हम अभी 10 में 8 के साथ ही खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए मनोज Thank जी, you so बहुत बहुत much, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, जो ये कहते हैं कि कला का उत्थान कर रहे हैं, कलाकारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। साफ बात कहते हैं 10 में से 8 नंबर देंगे, क्योंकि 2 नंबर वो तभी देंगे जब वो पूरी तरह से विकसित कर पाएंगे अपने क्षेत्र को। कैमरा पर्सन पतिराम, कैमरा असिस्टेंट रियासत और हरी के साथ दीक्षा कोहली, सनसेट टीवी के लिए। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।